हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलाइडों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। पहला अनुप्रयोग है कोलाइडी औषधियाँ। कोलाइडी औषधियों का सरल स्वांगीकरण होता है, आसानी से इनका अधिशोषण होता है, इस कारण से ये अधिक प्रभावी होती हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं कोलाइडी औषधियों के? फर्स्ट एग्जाम्पल है आर्जिरोल तथा प्रोटार्जिरोल। ये किस प्रकार की औषधियाँ हैं? चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन हैं जो आंखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त होती है। सेकंड है स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक्स। जितने भी टॉनिक्स हैं उनमें मिनरल्स उपस्थित होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट आदि मिनरल्स का ये कोलाइडी विलयन होती है। थर्ड है कोलाइडी गंधक। इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। फोर्थ है कोलाइडी एंटीमनी। इसका उपयोग काला अजर रोग के उपचार में किया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन है धूम्र अवक्षेपक या कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर। हम जानते हैं कि धुआं एक वायु प्रदूषक होता है। धुएं में कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण वायु में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में उपस्थित होते हैं। धुएं से वायु प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें से कार्बन के कणों को पृथक कर लिया जाए। कार्बन के कणों को धुएं से पृथक करने के लिए कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर में धुएं को एक चिमनी में से प्रवाहित करते हैं। इस चिमनी में धनावेशित धात्विक प्लेटें लगी होती है। ये कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगी हुई है, धनावेशित धात्विक प्लेटें लगी हुई हैं। प्लेटों का धनावेश कार्बन कणों के ऋणावेश को नष्ट कर देता है। जब कार्बन और धूल युक्त गैस इस कॉर्ट्रेल प्रेसिपिटेटर में प्रवेश करती है तो धनावेशित धात्विक प्लेटों के संपर्क में आकर इन पर उपस्थित ऋणावेश उदासीन हो जाता है और कार्बन के कण नीचे अवक्षेप के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। आवेश नष्ट होने से कार्बन के कण नीचे गिर जाते हैं और केवल गर्म हवा चिमनी से निकलती है। कार्बन के कण तो नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे और केवल कार्बन के कण रहित गैस चिमनी से बाहर निकलती है। इस संपूर्ण युक्ति को हम कॉर्ट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। थर्ड इसका अनुप्रयोग है वाहित मल निष्कासन या सीवेज डिस्पोजल। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम सब ने सुन रखा है, उसमें किस प्रकार से व्यवस्था होती है ये हम जानेंगे। नालियों में बहने वाले गंदे पानी में मल, मिट्टी आदि के आवेशित कण होते हैं, इसे हम सीवेज कहते हैं। महानगरों में इस सीवेज को शहर के बाहर बड़े बड़े कुंड जिनमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वहाँ ले जाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्या होगा वहाँ पर? बड़े बड़े कुंड है जिनमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। सीवेज में आने वाले मल आदि के आवेशित कण विरोधी प्रकृति के इलेक्ट्रोड के द्वारा आकर्षित होकर निरावेशित या उदासीन हो जाते हैं और हम जानते हैं उदासीन होते ही कोलाइड के कण बड़े बड़े कणों का आकार ग्रहण करके स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। पानी स्वच्छ हो जाता है और जो प्राप्त अवक्षेप है उसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है रबड़ व्यवसाय में। रबर हम जानते हैं रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, हीविया ब्रासिलियेंसिस से। पेड़ के तने पर कोई कट लगाया जाता है जिससे दूध जैसा सफ़ेद द्रव स्रावित होता है, उसे हम कहते हैं रबर क्षीर या लैटेक्स। अब लैटेक्स में क्या उपस्थित होते हैं? रबर जल में उपस्थित ऋणात्मक रबर कणों का पायस होता है, इसे हम रबर क्षीर या लैटेक्स कहते हैं, जो रबड़ के पेड़ से स्रावित होता है। इस रबर क्षीर को उबालने पर इसके कणों पर उपस्थित प्रोटीन की रक्षक परत, जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है, टूट जाती है। अब रबर के कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित लवणों की अभिक्रिया से
उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस अवक्षेपित रबर से फिर वल्कनीकरण के द्वारा परिष्कृत रबर बनाया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रबर प्लेटिंग, या रबर प्लेटिंग किसे कहते हैं? किसी भी सतह पर रबर की परत चढ़ाना। किस प्रकार से चढ़ाएंगे? किसी भी वस्तु पर रबर की परत चढ़ाने के लिए उस वस्तु को एनोड बनाकर वैद्युत कण संचलन विधि से उस पर रबर की परत चढ़ा दी जाती है। एनोड क्यों बना रहे हैं? हमने अभी पढ़ा रबर के कण कैसे होते हैं? ऋणावेशित। तो जिस वस्तु पर हमें रबर की परत चढ़ानी है उसे एनोड बनाएंगे। रबर के जो कण हैं वो चूंकि ऋणावेशित हैं तो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे, वहां जाकर उदासीन हो जाएंगे और उदासीन होकर उस वस्तु पर अवक्षेपित होकर एक परत बना देंगे। नेक्स्ट कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग है जल के शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अशुद्ध जल में इम्प्योरिटीज के रूप में मिट्टी के कण, रेत, बैक्टीरिया और अन्य अविलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये सभी अशुद्धियाँ ऋणावेशित होती है, तो इन्हें उदासीन करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? ऐसा पदार्थ जिसमें धनायन उपस्थित हो। इस अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 की होल साइज डॉट 24H2O। यानी फिटकरी पानी में घुलकर Al3+ आयन और K+ आयन देगी। ये आयन अशुद्ध पानी में उपस्थित ऋणावेशित अशुद्धियों को उदासीन कर देंगे और उदासीन होकर अशुद्धियाँ बड़े कणों के रूप में स्कंदित होकर अवक्षेप के रूप में नीचे पैंदे में बैठ जाएगी और जल हमारा स्वच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट अनुप्रयोग है डेल्टा का निर्माण। डेल्टा किसे कहते हैं? उन स्थानों को जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है वहाँ मिट्टी की त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण हो जाता है, इसे डेल्टा कहते हैं। नदी के जल में रेत, मिट्टी और अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। उनकी प्रकृति कैसी है? ऋणावेशित। अब जब नदी का जल समुद्र में मिल रहा है तो समुद्री जल हम जानते हैं लवणीय होते हैं, उसमें कई प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? धन आयन। तो जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो नदी के जल में उपस्थित ऋणावेशित कोलाइडी कण समुद्र के जल में उपस्थित धनायनों से उदासीन हो जाएंगे और उदासीन होकर ये कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं और स्कंदन के कारण डेल्टा बनता है। इसे हमने यहाँ डायग्राम से दिखाया है। नदी के जल में किस प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं? ऋणावेशित कोलाइडी कण। और समुद्र के जल में क्या उपस्थित है? विद्युत अपघट्य से प्राप्त धनायन। तो जब ये ऋणावेशित कण धनायनों के संपर्क में आएंगे तो उदासीन हो जाएंगे और स्कंदित होकर त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण करते हैं जिसे हम डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है चर्म शोधन, टैनिंग ऑफ लेदर। चमड़ा किस प्रकार का होगा? धनावेशित प्रोटीन कण युक्त कोलाइडी निकाय। और चर्म शोधन के लिए टैनिन का उपयोग किया जाता है। टैनिन की प्रकृति कैसी होती है? टैनिन जल के साथ ऋणावेशित सॉल बनाता है। जब चमड़े को टैनिन विलयन में डुबोया जाता है तो पारस्परिक स्कंदन होता है, क्योंकि दोनों पर आवेश विपरीत है, उदासीन करेगा। इससे चमड़ा कठोर हो जाता है और इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है फोटोग्राफी में। जिलेटिन और पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में जब हम AgNO3 विलयन मिलाते हैं तो AgBr के कण बनते हैं जो जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बना है जिलेटिन में AgBr का कोलाइडी विलयन, इसका लेप कांच की प्लेट या सेलुलॉइड की फिल्म पर करके फोटोग्राफी फिल्म बनाई जाती है। यहाँ पर जिलेटिन रक्षी कोलाइड का कार्य करता है। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है कोहरा, धुंध और वर्षा किस प्रकार होती है।
हम जानते हैं वायु में नमी भी उपस्थित है और धूल के छोटे छोटे कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में उपस्थित यह नमी निम्न तापमान लो टेम्परेचर पर धूल के कणों पर संघनित हो जाती है और संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं। ये बूंदें कोलाइडी आकार की होने के कारण वायु में कोहरे या धुंध के रूप में तैरती रहती है। बादल भी जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बने हुए एरोसोल्स होते हैं। अपना आवेश खोने पर ये बड़ी बूंदें बनकर बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। जब तक बूंदों का आकार छोटा है तब तक बादल के रूप में रहेगी, और यदि ये उदासीन हो जाती है तो बड़ी बूंदों के रूप में संघनित हो जाएगी, और बड़ी बूंदें हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी होने के कारण ये बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों के आपस में मिलने से भी स्कंदन हो जाता है और बारिश होती है। कृत्रिम वर्षा किस प्रकार से करवाते हैं? कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए बादलों पर विपरीत आवेशित धूल के कण या ठोस CO2 चूर्ण या AGI के बारीक चूर्ण का वायुयान के द्वारा स्प्रे किया जाता है। इस स्प्रे से क्या होगा? बूंदें उदासीन हो जाएगी। उदासीन होने से ये बड़ी बूंदों का आकार ग्रहण कर लेती है और भारी होने के कारण बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। हम जानते हैं किसी घाव से यदि रक्त बह रहा है तो उस पर फिटकरी या फेरिक्लोराइड को रगड़ने से रक्त बहना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये थक्का किस प्रकार से बनता है? रक्त एल्बुमिन जैसे कणों का जल में ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। रक्त की प्रकृति किस प्रकार की होगी? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन की। और ये ऋणावेशित कण फिटकरी में उपस्थित Al3+ आयनों के द्वारा, या जो हम फेरिक्लोराइड रगड़ रहे हैं, फेरिक्लोराइड में उपस्थित Fe3+ के द्वारा स्कंदित हो जाते हैं, और स्कंदन से रक्त का थक्का बनेगा, रक्त वाहिनियां बंद हो जाती है और रक्त का बहना रुक जाता है। लास्ट इसका अनुप्रयोग है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हम जानते हैं वायु भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। वायु में उपस्थित धूल और जल के असंख्य कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चूंकि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।